बहू, मैंने कहा था कि आज नाश्ते में हलवा पूरी बनाना और तुमने यह पोहा बनाकर रख दिया। तुम्हें पता है ना कि राधिका का बेटा यह नहीं खाता। सास ने डाइनिंग टेबल पर रखा नाश्ता देखकर तेज आवाज में कहा तो निशा ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मम्मी जी, हलवा बनाने के लिए घी नहीं था और आप मंदिर गई हुई थी तो आपकी अलमारी में होता है ना। यह सुनते ही कमला देवी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी बाथरूम से नहाकर निकली राधिका ने ताना मारते हुए कहा, अरे अगर घी अलमारी में था तो भैया से मंगवा लेती। इतनी सी बात भी समझ नहीं आती क्या? यह सुनकर निशा का धैर्य टूटने लगा। उसने गुस्से से अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी, अब आप ही दीदी को जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे तो आप हर वक्त बजट बिगाड़ने का ताना देती रहती है। इतने में अंदर कमरे से अमित बाहर आया और बोला, मम्मी, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है कि हलवा नहीं बना तो पहले ही घी निकाल कर रख देना चाहिए था। और वैसे भी आप हर चीज अलमारी में बंद करके क्यों रखती हैं? यह सुनते ही कमला देवी जोर से चिल्लाई, अगर मैं ताला नहीं लगाऊंगी तो तेरी बीवी 2 दिन में सब खत्म कर देगी। निशा को यह बात दिल पर लग गई। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या मैं घी पी जाती हूँ? मैं 5 साल से देख रही हूँ कि काजू, बादाम, नमकीन और घी सब अलमारी में बंद रहता है। कोई मेहमान आ जाए तो भी आपको देखना पड़ता है। एक बार तो मेरे मामा जी आए थे, आप घर पर नहीं थी और मुझे बाहर से नाश्ता मंगवाना पड़ा। यह सुनकर माहौल और गर्म हो गया। कमला देवी ने अमित से कहा, इसको चुप कराओ, मुझे घर में यह सब पसंद नहीं है। अमित ने निशा को घूरा तो वह चुपचाप रसोई में चली गई और चाय बनाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे, मगर वह चुपचाप खुद को संभाल रही थी। जब सब नाश्ते के लिए बैठे थे तो राधिका के बेटे ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी, आपने तो कहा था हलवा पूरी मिलेगा, यह पोहा नहीं खाऊंगा। राधिका ने तुरंत निशा को घूरते हुए कहा, भाभी, आपकी वजह से मेरा बेटा भूखा रह गया। निशा ने गहरी सांस लेकर कहा, दीदी, हमारे माता पिता जो खिलाते थे हम खा लेते थे, आपने बच्चे को बहुत जिद्दी बना दिया है। तभी कमला देवी गरज उठी, बहू, किचन में जाओ और हलवा बनाओ, मैं घी लेकर आती हूँ। निशा मन ही मन जल रही थी। उसे लगा था नाश्ते के बाद थोड़ा आराम करेगी, मगर उसे फिर से काम में लगा दिया गया। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, आज तो दीदी के हाथ का हलवा खाने का मन है, वह बहुत अच्छा बनाती है। यह सुनते ही राधिका भड़क गई, बोली, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं। भाभी का काम सेवा करना है, मुझे तो ससुराल में भी बहुत काम करना पड़ता है, यहाँ भी काम करूँ क्या? इससे अच्छा मैं वापस चली जाऊँ। यह सुनकर कमला देवी फिर भड़क उठी, बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से यह कहने की? वह वहाँ बहुत परेशान रहती है, यहाँ आराम करने आई है और तुम्हें जलन हो रही है। अमित ने भी निशा से कहा, बात मत बढ़ाओ, हलवा बना लो, मुझे शांति चाहिए। निशा चुप हो गई और किचन में जाकर आटा गूंथने लगी। उसके माथे पर पसीना था और दिल में दर्द था। कमला देवी घी और बादाम रखते हुए बोली, अगर पहले ही कर लेती तो बहस नहीं होती, मगर तुम बिना बोले काम नहीं करती। दिन भर ताने सुनते सुनते निशा थक चुकी थी। अब वो जवाब देने लगी थी, मगर हालात और खराब हो रहे थे। राधिका हर वक्त अपने ससुराल की शिकायत करती और यहाँ आराम करती रहती और हर काम निशा से करवाती थी। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी कुछ खास पकवान। अगर निशा देर कर दे तो तुरंत ताने शुरू हो जाते थे। निशा परेशान होकर अमित से बोली, मैं थक गई हूँ, इतनी गर्मी में लगातार काम करना पड़ता है और दीदी बस आदेश देती रहती है। अमित ने उसे डांट दिया और कहा, अगर तुम मेरी बहन की सेवा कर दोगी तो क्या हो जाएगा? तुम भी तो मायके जाती हो। निशा ने गुस्से में कहा, मैं वहाँ बोझ नहीं बनती और सब मिलकर काम करते हैं, अगर आपकी दीदी कुछ नहीं करती। यह सुनकर अमित नाराज हो गया, बोला, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं करना है तो अपने घर चली जाओ। निशा यह सुनकर चुप हो गई, मगर अंदर ही अंदर टूट गई। उसे लगा कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। उसने हलवा पूरी बना दिया और जब कमरे में गई तो बाहर से ही सुना, राधिका कह रही थी, मम्मी, मुझे दोपहर में दाल चावल खाना है, भाभी से कह देना।
कमला देवी बोली, पहले यह खा लो फिर कह देना। निशा समझ गई कि उसे आराम नहीं मिलने वाला है। उसने चुपचाप सबको हलवा परोस दिया। सब खाने लगे। अमित ने तारीफ की मगर राधिका ने ताना मारा, इतना घी डाल दिया है। यह सुनकर कमला देवी भी कहा, बहू इतना घी डाल दिया कि और हलवा बन सकता था। पहले कभी घी देखा नहीं है क्या? निशा चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे मगर वह चुपचाप काम करती रही। तभी उसका फोन बजा। उसने उठाया तो राधिका की सास का फोन था। उन्होंने चिंता भरी आवाज में कहा, बिटिया राधिका से बात नहीं हो पा रही है, उससे कहना जल्दी घर आ जाए। उसकी देवरानी प्रेग्नेंट है और सारा काम उसी पर है। हम लोग बहुत परेशान हैं। यह सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सारा सच समझ आ गया। उसने फोन रखा और चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद राधिका गुस्से में कमरे में आई और बोली, तुम यहाँ आराम कर रही हो, खाना कौन बनाएगा? निशा का सब्र टूट गया। वह उठ खड़ी हुई और बोली, दीदी अब बस बहुत हो गया। आप यहाँ आकर आराम कर रही हैं और वहाँ अपनी जिम्मेदारी छोड़ आई हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? यह सुनकर राधिका हक्का बक्का रह गई और चिल्लाने लगी। तभी कमला देवी और अमित कमरे में आ गए। निशा ने सच्चाई बता दी। अमित ने फोन लेकर कॉल रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें सब साफ सुनाई दे रहा था। यह सुनते ही राधिका का चेहरा उतर गया। वह रोने लगी। कमला देवी को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था मगर उसने मुझे ही धोखा दिया। अमित ने सख्ती से कहा, दीदी अब आपको अपने घर जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राधिका शर्मिंदा होकर चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। जाते जाते उसने निशा से माफी मांगी। अमित उसे उसके ससुराल छोड़ आया। घर लौटने पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कमला देवी ने निशा के पास आकर धीरे से कहा, बहू मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मी जी मुझसे भी गलती हुई। मैंने गुस्से से बातें कही। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया और बोली, आज से तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। उस दिन पहली बार घर में सच्ची शांति आई और निशा के चेहरे पर भी सुकून की हल्की सी मुस्कान लौट आई, क्योंकि अब उसे सिर्फ काम करने वाली नहीं बल्कि इस घर का हिस्सा समझा जाने लगा था। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि सच बोलने की ताकत कभी कभी रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें नया जीवन दे देती है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।